आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एयर इंडिया को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। इंदौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों में मची अफरा तफरी। सलमान खान को फिर मिली धमकी। मैसेज भेजकर की 2 करोड़ रुपए की डिमांड। डैम चौक और देवसांग में डिसएंगेजमेंट मुकम्मल। पीछे हटी हिंदुस्तान और चीन की फौजें। ज़राए के हवाले से खबर। अमेरिका ने पिछले 1 साल में गैर कानूनी तौर पर रह रहे 1100 हिंदुस्तानी को वापस भेजा। हिंदुस्तानी सरकार के ताउन से हुई कार्रवाई। स्पेन में भारी बारिश और सैलाब। पानी के बहाव में 5 लोग लापता। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। एयर इंडिया की दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ान में पाइप बम होने की इत्तला से इंदौर में मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। एक्स पर एक नामालूम शख्स ने उड़ान नंबर AI 636 में बम होने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक जांच में ये खबर फर्जी पाई गई और धमकी देने वाले नामालूम शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। एयर इंडिया की फ़्लाइट दिल्ली से इंदौर होकर मुंबई जा रही थी। एरोड्रम थाने के एक अफसर ने एयर इंडिया के लोकल अफसर की शिकायत के हवाले से बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह धमकी भरा पैगाम डाला गया था। अपोजिशन पार्टियों ने हवाई जहाज़ों में आए दिन बम होने की धमकी मिलने पर सरकार को घेरा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब दाखिली सलामती पर बड़े सवाल हैं। कोई भी जहाज़ उड़ रहा हो तो बम की धमकी आ जाती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने भी हवाई जहाज़ों को धमकी के मामले पर सवाल उठाए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बातें हम लोग सुन रहे हैं और वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़े सवाल हैं कि कोई भी हवाई जहाज उड़ता है उसमें धमकी आ जाती है बम की। अभी तक तो हवाई जहाज में धमकी आ रही थी, अब और जगह भी धमकी मिल रही है। और आपको याद होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को लग रहा था और बहुत सी हमारी जो एजेंसी है उनको लग रहा था कि RDX है इसमें, लेकिन बाद में आपको याद होगा क्या निकला था। वो लकड़ी को घिसने के समय पर जोड़ने के लिए जो मसाला होता है, जांच के बाद वो निकला। ये इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी में बीजेपी असफल हुई है। जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, गरीबी के, महंगाई के, कारखाने लगे नहीं, निवेश आया नहीं, और उसका परिणाम ये है कि समय समय पर ये मुद्दे बदल रहे हैं और बातचीत आपके माध्यम से, आपके कुछ साथियों के माध्यम से, प्रीपेड पोस्टपेड योजना के माध्यम से ये जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। 22 अगस्त 2024 को एयर इंडिया का जहाज उड़ाने की धमकी दी गई। 1 सितंबर 2024 को इंडिगो का जहाज जबलपुर से हैदराबाद जाने वाला, उसको उड़ाने की धमकी दी गई। 4 सितंबर 2024 को एयर इंडिया का जहाज दिल्ली से विशाखापट्टनम, उसको उड़ाने की धमकी दी गई। 6 सितंबर 2024 को विस्तारा एयरलाइंस का हवाई जहाज, उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 15 अक्टूबर 2024 को एयर इंडिया की फ्लाइट को, एयर इंडिया के जहाज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 17 अक्टूबर 2024 को एयर आकाशा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, इन जहाजों को उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 21 अक्टूबर 2024 को एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो की जहाज उड़ाने की धमकी दी गई। 24 अक्टूबर को एयर इंडिया का जहाज उड़ाने की धमकी दी गई और 27 अक्टूबर को 50 जहाज उड़ाने की धमकी दी गई। 50 फ्लाइट्स, एक साथ 50 जहाजों को उड़ाने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह क्या हो रहा है इस देश के अंदर? दिल्ली से इस्तांबुल, जद्दा से मुंबई, गोवा से अहमदाबाद, बेंगलुरु से झारसुगुड़ा,
अमृतसर से अहमदाबाद, कोलकाता से पुणे, हैदराबाद से बागडोगरा, दिल्ली से बेंगलुरु, ये तमाम फ्लाइट्स हैं। आकाशा एयर, विस्तारा, इन सब को उड़ाने की धमकी दी गई, ये 27 अक्टूबर को। और फिर 28 अक्टूबर को इंडिगो की, एयर इंडिया की, विस्तारा की 60 जहाजों को उड़ाने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इलेक्शन कमीशन के जरिए हरियाणा असेंबली इलेक्शन में बेजाब्तगी पर कांग्रेस के इल्जामात को खारिज करने पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कहा कि हरियाणा के इलेक्शन में जो हुआ उससे इलेक्शन कमीशन की बची खुची मोतबरियत भी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर वापस आना ज़रूरी है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को खुद से पहल करनी चाहिए। जैसा कि बाकी मुल्कों में जहां ईवीएम ईजाद हुई थी वो सब बाद में बैलेट पेपर पर वापस चले गए। देखिए, कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हो या 9 बजे से लेके 6 बजे तक हो और उसके बाद उसमें 99% बैटरी बचती हो और फिर वो मशीन बंद कर दी जाए, उसे स्ट्रांग रूम में रख दिया जाए, 2-3 दिन के बाद गिनती के लिए निकाला जाए और 99% बैटरी हो। ये तो विज्ञान के जितने कानून हैं, विज्ञान के जितने प्रिंसिपल्स हैं, ये तो उसके विरुद्ध है। आप खुद तजुर्बा कर लो। आप अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, टॉर्च, आपके जो हेडफोन्स हैं उनको पूरी तरह से चार्ज करके रात को बंद करके रख दो, सुबह उनमें 99% बैटरी नहीं होगी। और अगर आप आईपैड को चार्ज करके, पूरा चार्ज करके 2-3 दिन बंद करके रख दें तो उसमें आधी से ज्यादा या पौनी से ज्यादा बैटरी खत्म हो जाती है। तो ये तो विज्ञान के जितने असूल हैं उसके पूरी तरह से विरुद्ध है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरे दिन के इस्तेमाल के बाद उसमें 99% बैटरी हो सकती है। और इसलिए ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की इतनी पुरजोर प्रौढ़ता करता है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हरियाणा असेंबली इलेक्शन में बेजाब्तगी पर कांग्रेस के इल्जामात को खारिज करने पर हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया है। इसी मामले पर बीजेपी के लीडर तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, वो अपनी हर हार के लिए ईवीएम को कसूरवार ठहराते हैं। मैं माननीय चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समझा है कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। आज सभी लोग उसको जान चुके हैं। कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था, कांग्रेस ने इस प्रकार का यहां पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी वही कांग्रेस आएगी, कहाँ आएगी कांग्रेस, कहीं दिखाई तो दे नहीं रही थी। परंतु इनके कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये नजर आ रहा था कि कांग्रेस है, उनको तो नजर आएगा। मेरे को लोग पूछते थे, लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, वहां कोई हवा नहीं चल रही। ने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, निगर माँ बैठ कर कह कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो। कांग्रेस एक विचारहीन, नीतिहीन, नेतृत्वहीन, नीयतहीन डूबता हुआ जहाज है। वो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फेंकते, चुनाव आयोग पर फेंकते। अगर कर्नाटका में जीत जाए, हिमाचल में जीत जाए, तेलंगाना में जीत जाए तो उन्हें ईवीएम याद नहीं आती। अपने विवेकहीन युवराज की महापरिक्रमा के अंदर ही पूरी पार्टी डूबी है और आज 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव हारने के बाद भी अहंकार सर पर बोल रहा है और विवेकहीन नेता
पार्टी और देश दोनों के लिए लाइबिलिटी बन चुके हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत स्थिति में भी आ चुका है। आप पार्टी ने एक नया कैंपेन। कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड लोकसभा जिमनी इलेक्शन आला अक्सरियत से जीतने जा रही हैं। केरल में कोई भी दीगर पार्टी जो उनके खिलाफ इंतखाब लड़ेगी वो हार जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगी। इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वायनाड में उन्होंने कॉन्टेस्ट करे, जो उनका भाई खड़ा था इससे पहले राहुल गांधी, वही जगह पे उन्होंने कॉन्टेस्ट कर रहे, नॉमिनेशन भी डाले। मैं समझता हूँ हाईएस्ट मेजॉरिटी से उन्होंने जीतेंगी। क्यों बोलते तो प्रियंका का ग्लैमर है, और दूसरी बात उन्होंने जो काम बोलते, जो काम करते वही बात करते। अपोजिशन में कटहरे में खड़ा करने का उनके पास शक्ति है। तो इंदिरा गांधी के ग्रैंड डॉटर के नाते लोग उनका लुक्स भी इंदिरा गांधी की ग्रैंड डॉटर है बोल के इंदिरा गांधी लुक्स लेके, और केरला में मैं समझता हूँ दूसरा कोई भी ठहरे दो, मेरे ख्याल से वो हारने वाला है। ये इन्हों हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीतेगा, ये बराबर। वहां के लोग भी बोल रहे प्रियंका आ गए, भाई हम तो पूरा प्रियंका को वोट डालते बोल के। मैं भी इससे पहले केरला का इंचार्ज था, मैं लोन से बात करा तो सभी लोग खुश है। तो इस वजह से उनका जीतना जरूरी है, और पार्लियामेंट में उनकी रोजाना एक आवाज उठेगा अगेंस्ट राहुल नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और अपोजिशन के नाते बराबर एनडीए गवर्नमेंट को बराबर जो वादे करे वो वादे नहीं निभा रहे, और लोगों के हित में काम नहीं कर रहे। केवल कॉर्पोरेट सेक्टर को ही नरेंद्र मोदी काम कर रहा है। उन्होंने गरीबों के बाद से बात करेंगी, पिछड़े वर्गों के बाद माइनॉरिटी की बात करेंगी, गरीबों के बात करेंगी, गरीबों को आगे ऊपर लाने का काम करेंगे। तो बराबर उनको। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान का ज़िमनी इलेक्शन भी जीतेगी और महाराष्ट्र भी जीतेगी। सब लोग मिलकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, सभी जगह अच्छा माहौल है। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में गठबंधन बहुत मजबूत है, सीट शेयरिंग अच्छे माहौल में हुई है। दीपावली सबके शुभ हो, सभी परिवार के लिए बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान में अब जो है उपचुनाव हो रहे हैं, इसको देखेंगे क्या कहना चाहिए? चुनाव भी जीतेंगे और महाराष्ट्र भी जीतेंगे। माहौल अच्छा है और कैंपेन कर रहे सब लोग मिलते रहे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एकजुट है सब जगह, ठीक है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, आप कहता हूँ आपको सभी जगह माहौल अच्छा है। हमारे यहाँ पर पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र के अंदर हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हमारी सीट शेयरिंग बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हो गई है, और सत्ताधारी दल समझ गया है कि उनका जाना तय है। वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितना प्रलोभन दे लें, कितना दबाव बना लें, लेकिन महाविकास आघाड़ी के सारे उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं। और मराठवाड़ा जहाँ पर आज हम खड़े हैं, यहाँ के लोग तो पूरी तरह मन मना के बैठे हुए हैं कि कांग्रेस और सहयोगी दल के लोगों को जिताना है। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा प्रचार, हमारा कैंपेन, हमारा प्रत्याशियों का चयन बहुत बेहतर है। और जो माहौल आज मुझे देखने को मिल रहा है, सभी धर्म के लोग, सभी जाति बिरादरी के लोग आज चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव होगा। देखिए, चुनाव से पहले कुछ लोग पार्टी छोड़ते हैं, कुछ पार्टी में आते हैं, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन लोग जो विचारधारा से बने हैं, कांग्रेस का जो मतदाता है वो वहीं का वहीं खड़ा है। जमीनी स्तर पर जो हमारे मजबूत वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मजबूती से खड़े हुए हैं। लोकसभा के अंदर सबसे बड़ा दल गठबंधन हम लोग बनकर आए थे, हम अधिकांश सीट हम लोग जीते थे। हमारा स्ट्राइक रेट 80% था। जहां चुनाव लड़े वहां 80% कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार जीत कर आए हैं, और वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का विश्वास हम जीत पाएंगे। लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं अपने सिद्धांतों के ऊपर, विचारधारा के ऊपर, मैनिफेस्टो के ऊपर। और कांग्रेस का पुराना इतिहास है, 130 साल पुराना, और जनता जानती है किसी एक या दो व्यक्तियों के आने जाने से चुनाव परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब बिल्कुल अच्छे माहौल में तय हो गया। एक आध जगह पर जहां पर कुछ हमारे उम्मीदवारों के आपस में समन्वय नहीं बन पाया, अगले 2-3 दिन के अंदर सब सेटल हो जाएगा, और तमाम सीटों पर एक ही उम्मीदवार होगा। एमवीए का हर सीट पर एक ही उम्मीदवार होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत के बाद इंस्पेक्टर इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है।
मरने वाले के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि हिरासत में पुलिस की पिटाई के सबब मोहित की मौत हुई है। इस वाक़े के बाद अपोजिशन ने योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए हैं। जो मृतक है जो मासी भी थाना समित में 517/2024 सुसंगत धारा में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 2 लोगों के और नाम है, उसके बाद नाम है अभ्यास में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी और पोस्टमार्टम प्रक्रिया? पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन को इस बात पे था कि अभी मुकदमा दिखाया जाए, उनके मुकदमा दिखाया गया। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा और जो चीजें होंगी उस आधार पर। अभी जो प्राइमा फेसी सर आपको पूरी घटना नजर आई है, आपको लगता है कि कोई लूपहोल से पुलिस की तरफ से जिसमें ये पूरी डेथ हुई है? जो चीज जांच में चल रही है वो अभी समझ। फिल्म अदाकार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। गुज़श्ता मंगल को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल को एक मैसेज आया जिसमें नामालूम शख्स ने धमकी दी है। मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है। एक अफसर ने बताया कि मैसेज करने वाले ने यह भी कहा है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो सलमान खान को जान से मार देगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अभिनव अरोड़ा को मुबैना धमकी भरी कॉल पर सीओ सिटी परवीन मलिक ने बताया कि उन्हें एक नामालूम नंबर से धमकी भरी कॉल आई है जो खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बता रहे हैं। मामले का नोटिस लेते हुए मामला दर्ज करके जिस नंबर से कॉल आई है उसकी जांच की जा रही है। ये बाल संत अभिनव अरोड़ा जी हैं, जिनका परिवार के कुछ लोग कृष्णानगर चौकी क्षेत्र में थाना कोतवाली में रहते हैं। उनके द्वारा शाम को अवगत कराया गया था लगभग 8 बजे कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आई है और जो अपने आप को बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। थ्रेटनिंग कॉल आई है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिस नंबर से उनको कॉल आई है उनकी जांच करी जा रही है। सीडीआर और सर्विलांस के माध्यम से हम लोग जल्दी इसका खुलासा करेंगे। कासरगोड के वीर काऊ मंदिर में उत्सव समारोह के दौरान आतिशबाजी के हादसे के मामले में मंदिर कमेटी के सदर भारतन और सेक्रेटरी चंद्रशेखरन समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केरल के कासरगोड जिले के नीलेश्वरम में एक मंदिर में आतिशबाजी से हुए धमाके में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। नोएडा के सेक्टर 74 में जेर तामीर लोटस ग्रैंडियोर बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने में काफ़ी वक्त लगा। हादसे में परमिंदर नामक एक इलेक्ट्रीशियन की जलने से मौत हो गई। आज थाना क्षेत्र 113 के अंतर्गत ग्राम सरफाबाद के पास सेक्टर 74 में ये लोटस ग्रैंडियोर नामक एक काफी बड़ा शादी घर है। इसमें रात लगभग 3:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 10 मिनट के अंदर 3:40 पे तुरंत फायर की गाड़ियां आ गई थी। इसमें 15 गाड़ियां लगाई गई। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी था और बुझाने में इसमें काफी टाइम लग गया। अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पता चला है अभी कि इसमें एक परविंदर नामक इलेक्ट्रीशियन था, उसकी जलने से मृत्यु हो गई है। बाकी अभी ऑपरेशन जारी है। अभी तो पा लिया गया है, लेकिन चूंकि ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है तो कहीं कहीं पर फिर जल उठती है। हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हुई हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 हाथियों की मौत हुई है। ये 13 हाथियों का ग्रुप था। 4 हाथियों का इलाज चल रहा है। रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम बना दी गई है। ये हमारे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली पतौर की कोर रेंज और पनपता बफर का ये ट्राई जंक्शन एरिया है। यहाँ से गांव भी पास में लगे हुए हैं और यहीं पर ये घटना हुई है। इसकी पूरी अभी टीमें बना दी गई है। जांच कर रहे हैं हम और घायलों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम आ गई है मौके पर और सारा दवाइयाँ वगैरह लेकर के बाकी जो घायलों का इलाज कर रहे हैं और अभी तक 4 अभी डेथ हुई है, ये रिपोर्टिंग हुई है। सर कितने हाथियों का झुंड था? ये 13 हाथियों का झुंड था और बाकी अभी कुछ स्वस्थ भी हैं जो जंगल में बाजू में अभी हैं, दिख रहे हैं। इलाज कितने हाथियों का सर चल रहा है? इलाज 4 हाथियों का भी चल रहा है।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदा वफ्द के साथ मीटिंग की। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी मज़ीद ख़राब होती जा रही है। AQI बहुत ख़राब दर्जे में है। ये तस्वीर इंडिया गेट, आनंद विहार और कुछ दीगर इलाकों की हैं। ख़राब क्वालिटी वाली हवा के बुरे असरात को कम करने के लिए पानी का छिड़काव हो रहा है। दूसरी तरफ जमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग की परतें अभी देखी जा रही हैं। उधर महाराष्ट्र में भी कई शहरों में हवा की क्वालिटी ख़राब हो रही है। मुंबई में हवा की क्वालिटी दरमियानी दर्जे में है। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके से हैं। दिल्ली में दिवाली से पहले ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हो रहा है। सराय काला खां, दिल्ली, नोएडा, दिल्ली DND फ्लाईवे और लक्ष्मी नगर में ट्रैफिक जाम देखने को मिला। लोग घंटों भारी ट्रैफिक में फंसे रहे। दिवाली की खरीदारी जारी है। बाज़ारों में रौनक है। दिल्ली में दिवाली और धनतेरस के मद्देनज़र लाजपत नगर मार्केट समेत मुख्तलिफ बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मशरिकी लद्दाख की सरहद पर देवसांग और डेमचोक पॉइंट से फ़ौजों के पीछे हटने का अमल पूरा हो चुका है। ज़राए के मुताबिक दोनों पॉइंटों से हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजों की टुकड़ियों की पूरी तरह से वापसी हो चुकी है। जल्द ही इन दोनों पॉइंटों पर हिंदुस्तानी फ़ौज गश्त शुरू करेगी। इस दौरान लोकल कमांडर लेवल की बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले एक बयान में वज़ारत दिफ़ा ने कहा था कि हिंदुस्तान और चीन 28-29 अक्टूबर तक LAC से फ़ौजों की वापसी का अमल पूरा कर लेंगे। दिवाली से पहले अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया है। इससे पहले मंगल को व्हाइट हाउस में भी एक तकरीब हुई। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दिवाली की मुबारकबाद दी है। अमेरिका ने उन हिंदुस्तानी शहरियों को चार्टर्ड फ्लाइट से वापस भेज दिया है जो वहां गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट DHS ने बताया कि यह कदम हुकूमत हिंद की मदद से उठाया गया है। यूरोपीय मुल्क स्पेन के कई इलाकों में भारी बारिश से सैलाब आ गया है। वालेंसिया शहर में हालात संगीन हैं। बहुत से लोग पानी के तेज़ बहाव में बह गए हैं। कई लाशें बरामद की गई हैं। एयर इंडिया को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। इंदौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों में मची अफरा तफरी। सलमान खान को फिर मिली धमकी। मैसेज भेजकर की 2 करोड़ रुपए की डिमांड। डेमचोक और देवसांग में डिसएंगेजमेंट मुकम्मल। पीछे हटी हिंदुस्तान और चीन की फौजें। ज़राए के हवाले से खबर। अमेरिका ने पिछले 1 साल में गैर कानूनी तौर पर रह रहे 1100 हिंदुस्तानी को वापस भेजा। हिंदुस्तानी सरकार के ताउन से हुई कार्रवाई। स्पेन में भारी बारिश और सैलाब। पानी के बहाव में 5 लोग लापता। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। खबरनामे में अभी इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम